हमारी आज की कहानी है जायदाद। निधि ने अपने पति सौरभ से कहा कि बाबूजी तो चल बसे, अब इस अधमरी बुढ़िया को भी उनके पास भेज देते हैं, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कह देंगे कि बाबूजी के सदमे में मम्मी जी भी चल बसी, और फिर ना ही हमें आपकी बहन महक का डर रहेगा और ना ही किसी और का। फिर उसने अपनी सास के लिए दलिया बनाया और दलिये में जहर डाल दिया। जब निधि अपनी सास सरिता देवी जी को दलिया खिलाने गई, तब अचानक से अपनी ननंद महक के हाथ से अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से निधि धम से जमीन पर गिर गई। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आपने मेरी माँ के दलिये में जहर मिलाया है। महक के चिल्लाने की आवाज सुनकर सौरभ भी अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी बहन को अचानक देख वह सकपका गया। फिर वह खुद को संभालते हुए बोला कि महक दीदी, आप तो कल आने वाली थी ना, आपको नहीं पता था? परंतु मैं आज सुबह ही विदेश से यहाँ पहुंच गई थी अपने घर। तुझे भाभी को बात करते हुए मैंने देख लिया था और मैंने आपकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड भी की हैं। बाबूजी ने मुझे अपने जाने से एक दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तभी से मैं आनन फानन में अपने घर के लिए रवाना हो गई थी, परंतु फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। वरना मैं तो बाबूजी के अंतिम संस्कार वाले दिन ही आ जाती। फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों से झूठ कह दूं कि मैं 2 दिन बाद आऊंगी, जिससे कि मैं आपके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं और तुम दोनों पर कानूनी कार्रवाई कर सकूं। मुझे बाबूजी ने घर की दूसरी चाबी दे रखी थी, जिससे कि मैं जब भी विदेश से आऊं, अगर तुम सब परिवार वाले घर ना हो तो मुझे घर का दरवाजा खोलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तुम लोग माँ को जान से मारने की प्लानिंग बना रहे थे। तभी महक का भाई सौरभ बोलता है कि महक दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसके बात को बीच में ही काटते हुए महक ने एक तमाचा अपने भाई के ऊपर भी जड़ दिया। उसका ऐसा रूप देख सौरभ तो जैसे अपने होश खो बैठा। महक बोली कि भाभी तो पराये घर से थी, परंतु तू तो अपना था। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। कितने नाजों से तुझे माँ बाबूजी ने पाला था, दिन रात एक करके एक एक पाई इकट्ठा करके तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, और फिर तेरी पसंद की लड़की से भी तेरी शादी करा दी। मैं तो निधि को उसी दिन समझ गई थी जिस दिन हम पहली बार इसको देखने गए थे। अपने पिता की अमीरी की कितनी बड़ाई कर रही थी, जैसे कि सब कुछ इसका ही हो। मैंने माँ से कहा था कि यह लड़की सौरभ के लिए ठीक नहीं है, परंतु माँ तब भी मेरी एक ना मानी और कहा कि सौरभ को यह लड़की पसंद है तो उसकी शादी उसी से ही होगी। सौरभ अपने पैरों पर खड़ा है, परंतु वह कहाँ जानती थी कि अब उसका बेटा भी उसका ना था। सौरभ, सब कुछ तो तेरा ही तो था, पर तूने उसकी सारी जमा पूंजी और घर अपने नाम करके उनसे बुढ़ापे में उनकी 2 वक्त की रोटी तक को ही छीन लिया। पुलिस भी राम प्रसाद जी के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने वह रिकॉर्डिंग सुनी और फिर सरिता देवी से बयान लेने लगी, परंतु सरिता देवी तो अपने ही सुध में ना थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह कोई बेजान शरीर हो। तब उनके घर पर बहुत समय से रह रहे नौकर रामू काका ने बताया कि निधि बहू कभी भी इनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। निधि बहू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यदि मालिक या मालकिन निधि बहू को कुछ काम करने को कह देते तो वह अपना मुंह चढ़ा लेती और तिलमिला उठती। फिर जाकर सौरभ से शिकायत करती
कि तुम्हारे माँ बाबूजी को क्या मैं नौकरानी लगती हूँ जो वह हर समय मुझे काम बताए जाते हैं? मैं इस घर की मालकिन हूँ। निधि, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। मेरी माँ इस घर की मालकिन है, और जब तक माँ बाबूजी अपनी जमा पूंजी और इस घर को हमारे नाम नहीं कर देते, तब तक तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। इसलिए जब तक प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं आ जाती, तब तक तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव ही करो, तो हमारे लिए यही बेहतर है। और फिर निधि बहू भी झूठी मुस्कान लिए अपने सास ससुर की कही बातों को मानती थी। तब सौरभ बाबू ने मुझे अपनी बातें सुनते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने माँ बाबूजी या और किसी को कुछ भी बताया, तो तुम्हारा जो बेटा मेरी कंपनी में काम करता है, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दूंगा। फिर तुम्हारे बेटे को किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, और तुम्हें भी अपने घर से निकाल दूंगा। फिरते रहना फिर भीख मांगते हुए। घर का नौकर रामू यह बात कहते कहते रुक गया। तब एक पुलिस अधिकारी ने रामू को एक गिलास पानी पिलाया, तो उसने आगे बात बोलना शुरू किया कि एक दिन राम प्रसाद जी अचानक से बहुत बीमार हो गए। उनके मुंह से खून आने लगा। उनको फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज का खर्चा 3 लाख रुपए बताए। तब मालकिन ने सौरभ से कहा कि बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे बाबूजी की जमा पूंजी से उनका अपना बचत खाता है, परंतु उनके अलावा उन पैसों को कोई निकाल नहीं सकता। वह पैसे कैसे निकलेंगे यह भी पता नहीं, और तेरे बाबूजी भी यह बताने की हालत में नहीं है। इसलिए बेटा, इन पैसों का तू इंतजाम कर दे। तभी सौरभ ने अपनी परेशानी माँ को बताते हुए कहा कि माँ, मैं इतने पैसे का इंतजाम कैसे कर दूंगा? और माँ, मैं अपनी कंपनी बनवाने के लिए इतने पैसों का लोन भी तो ले रखा है। तब सरिता देवी जी बोली कि बेटा, किसी रिश्तेदार या दोस्त से कर्ज ले ले। तेरे बाबूजी के होश में आते ही मैं वह कर्ज उतरवा दूंगी। शायद बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। मैंने उनसे पहले भी कई बार कहा कि बाबूजी, आप मुझे अपनी जमा पूंजी की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब दे दीजिए, परंतु हर समय यह कहकर टाल देते थे कि सब कुछ तुम्हारा ही है। अब देख लो उनको, पड़ गए ना बीमार। हाँ बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है, न जाने कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बेटा, तू अपने बाबूजी को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगी। सरिता देवी ने कहा, हाँ माँ, मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। तो थोड़ी देर बाद सौरभ आता है और कहता है कि माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, और मैंने वह पैसे अस्पताल में भी जमा भी कर दिए हैं, परंतु माँ, वे पैसे 1 महीने के अंदर अंदर ही मुझे लौटाने होंगे। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी के होश में आते ही हम सारा कर्जा उतार देंगे। निधि सौरभ का हाथ खींचते हुए कमरे में ले जाकर कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम इस बुढ़े को बचाने में लगे हो? यह बुढ़ा मर गया तो सारी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार होगा, और आप हैं जो पैसे खर्च करने में लगे हैं। इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? कहीं यह हमारे पैसे तो नहीं? हाँ निधि, यह हमारे ही पैसे हैं। कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे कदम तो उठाने ही पड़ते हैं। माँ, यह पैसे बाबूजी के होश में आते ही वापस लौटा देंगी। अब माँ बाबूजी की उम्र हो गई है, वह कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए माँ बाबूजी का बैंक खाता भी मेरे नाम करवा देगी, उन्होंने मुझे कहा है। और फिर जल्द ही मैं अपनी कंपनी का मालिक भी बन जाऊंगा। और जब राम प्रसाद जी हॉस्पिटल से अपने घर आए, तब सरिता देवी ने उनसे सबसे पहले 3 लाख का कर्ज सौरभ को दिया कि जिनसे तुमने पैसे लिए थे उनको वापस कर दो। उसके बाद राम प्रसाद जी से कहा कि देखो जी, अब हमारी उम्र हो गई है, न जाने कब क्या हो जाए।
इसलिए आप अपने जमा पूंजी का खाता नंबर सौरभ के नाम कर दीजिए। सौरभ हमारी संतान है, इन सबका हक भी उसी पर है। हम चाहे इसे आज दें या कल दें, सौरभ ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आप क्या यह धन संपत्ति को लेकर बैठ जाते हैं? क्या यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है? अगर सौरभ ना होता तो आज आप शायद हमारे साथ ना होते। उसने इतने पैसों का इंतजाम जो किया, हमारा बेटा ही हमारे लिए असली धन है। राम प्रसाद जी ने सोचा कि सरिता ठीक ही तो कह रही है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद सौरभ के नाम कर दी। अगले दिन जब दोपहर में सरिता देवी ने अपनी बहू से कहा कि निधि बहू, अपने बाबूजी के लिए दलिया बना देना, तो निधि बोली, मम्मी जी जरा 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी एक कॉपी पेन लेकर आती हूँ, फिर आप मुझे बता देना कि आपको और बाबूजी को क्या क्या खाना है। निधि ने भिनकते हुए कहा, मैं समझी नहीं बहू, यह तुम क्या कह रही हो? आप लोगों की नजर में तो मैं एक नौकरानी ही हूँ, जो हर समय आप जो कहे वह बात मानती रहूं। समझ नहीं आता क्या आपको? बाबूजी बीमार पड़े हैं, आप दलिया खुद नहीं बना सकती? क्या मुझे हर वक्त परेशान करती रहती हैं? अगर आगे से ऐसा किया तो आपकी खैर नहीं। यह कहकर निधि वहां से चली गई। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर सरिता देवी जी तो जैसे दंग ही रह गई। जब सरिता देवी जी अपने कमरे में गई तो राम प्रसाद जी सरिता देवी से बोले, देख लिया सरिता, तुम्हारी गलती की सजा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी धन संपत्ति को अपने पास ही रखेंगे तो बेटा बहू भी अपने रहेंगे। खैर, अब क्या कर सकते हैं, हमें रहना तो इन दोनों के साथ ही है। तब सरिता देवी मुस्कुराती हुई अपने मन में चल रही उधेड़ बुन को छिपाते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए, बेचारी थक गई होगी, घर में और भी तो काम होते हैं। मैं आपके लिए दलिया लाई हूँ, देखना बहू निधि अभी आकर मुझसे माफी मांगेगी कि मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए और अब से मैं ही आपके लिए खाना बना दिया करूंगी। वैसे भी घर में 3-3 सब्जियां बनेगी तो बहू पर जोर तो पड़ेगा ही ना। राम प्रसाद जी अपने मन ही मन में कहते हैं कि हाँ, बहू की इस फटकार से तुम दोबारा जलील नहीं होना चाहती हो, इसलिए अब से तुम रोज मेरे लिए खाना बनाओगी। अगले दिन जब सरिता देवी जी रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि रसोई का ताला लगा हुआ है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू को आवाज लगाई तो निधि कमरे से बाहर आई और बोली, क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा भी क्या हो गया? सरिता देवी जी ने कहा कि बहू, आज से पहले रसोई में या मंदिर घर में ताला नहीं लगा, तो यह क्या है, तुमने रसोई में ताला लगाया है? निधि गुस्से में गुजरते हुए बोली कि हाँ, हमारे घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जो दिन भर खाने पर तुले रहते हैं। एक दिन में 4-5 बार उनका खाना होता है, इसलिए मैंने रसोई में ताला लगा दिया। निधि, तुम यह क्या, तुम हमें जानवर कह रही हो? अपने होश में तो हो ना? सासू माँ, अब आप इतनी भी भोली नहीं हो जो आप मेरी बातों को ना समझ पाओ। परेशान हो चुकी हूं मैं आप दोनों की इस भूख से। पूरा दिन खाना पीना लगा ही रहता है आप दोनों का। अब से मैं तय करूंगी कि आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। निधि, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमें जानवर कहोगी और हमसे हमारे ही घर में हमारे अपने खाने का हिसाब रखोगी। आने दो आज सौरभ को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने हमारे साथ ऐसा सुलूक किया तो। क्या मम्मी जी, उन्हें तो पहले से ही पता था कि आप ऐसा ही करोगे, इसीलिए तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और अब आप दोनों हम पर आश्रित हैं। इसलिए अब इस घर में आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी। बेचारे बाबूजी तो बीमार हैं, शायद कुछ ही दिन बचे हैं उनके पास। बहू,
अपनी हद में रहो, कहकर सरिता देवी जी अपनी बहू को एक चांटा मारने ही वाली होती हैं कि निधि उनका हाथ पकड़कर मोड़ देती हैं। सरिता देवी दर्द से कर्राहने लगती हैं और बोलती हैं कि चुपचाप इस घर में रहो, वरना यहाँ से चलते बनो। और अब इस घर का खाना आप बनाओगी, और घर का जितना काम रामू करता है उतना ही काम करोगी। रामू, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुमने इनकी जरा भी मदद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। तुम्हें जितना काम बताया जाए तुम इतना ही काम किया करो, समझे तुम? और अगर मम्मी जी आपने काम करने में थोड़ी भी आनाकानी की तो आप दोनों को घर से बाहर निकालने में मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। सरिता देवी जी बिना खाना लिए अपने कमरे में आ गई तो राम प्रसाद जी बोले, सरिता, इसीलिए मैं सौरभ के नाम अपनी जायदाद नहीं कर रहा था। वह इतना नीचे गिर जाएगा यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब करो इस उम्र में काम, वरना तो मालिक मालकिन हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। राम प्रसाद जी ने कपकपाते स्वर में कहा, वह झूठ बोल रही है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। जरूर बहू ने ही चढ़ाया होगा उसको। आने दो सौरभ को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को जब सौरभ घर आया तो उसकी माँ ने उसे खाना परोसा। खाना खाने के बाद सरिता देवी जी बोली कि बेटा, बता बहू को कि हम तेरे माता पिता हैं, ना कि इस घर के नौकर। तभी सौरभ ने तमकते हुए बोला, बस कीजिए माँ, बहुत हो गया। बहुत सहन कर लिया मैंने आप दोनों की इन बातों को। आज के जमाने में बाप ना भैया, यहाँ है तो सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है कि मैं और निधि आपकी जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे? तब सरिता देवी जी एकदम से चुप हो गई, जैसे कि उनकी जुबान ही ना हो। सौरभ वहां से चला गया। सरिता देवी जी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। तब राम प्रसाद जी ने उन्हें दिलासा दिया कि सरिता, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? अब रहना तो बेटे बहू के साथ ही है, इसलिए तुम चुप रहा करो। अगले ही दिन से बहू ने अपने सास ससुर का 3 समय का खाना 2 वक्त का कर दिया, वह भी बासी बचा हुआ। अब राम प्रसाद जी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन सरिता देवी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। जब वे अपना काम निपटा लेती हैं, तब आराम करने के लिए लेट जाती हैं। लेटते ही उनकी आंख कब लगी उन्हें पता ही ना चला। राम प्रसाद जी धीरे धीरे करके कमरे से बाहर गए और बहू निधि से बोले कि बेटा, आज मुझे खाना मत देना और अपनी माँ को मेरे हिस्से का खाना दे देना। उसको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए। निधि तमकते हुए बोली कि हाँ, अभी उनको कमजोरी महसूस हो रही है और फिर कुछ दिनों में आपको कमजोरी महसूस होगी। उसके बाद राम प्रसाद जी अपने कमरे में चले जाते हैं। अब सरिता देवी सोकर उठती हैं। वह कहती हैं कि मेरी आंख कब लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो राम प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, तुम खाना खा लो। वैसे आज खाने में बना क्या है? तब राम प्रसाद जी बोले कि तुम इतना सवाल क्यों करती हो? जाकर खाना खा लो, और मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। कहकर राम प्रसाद जी लेट जाते हैं। सरिता देवी जब बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि बहू ने आज उन्हें 1 कटोरी सूखी सब्जी के साथ 1 कटोरी दाल और 4 रोटियां भी दी थी। तब सरिता देवी अपनी खुशी को संभाले ना पाई और बहू से पूछ बैठी कि बहू, आज मेरी थाली में इतना खाना क्यों? भूख नहीं लगी क्या आपको? जो मिला है उसे चुपचाप होकर खा लीजिए। खाना खाकर बर्तन सारे रखे हैं। सारे बर्तन धोकर सरिता देवी अपने कमरे में जाती हैं
तो वह राम प्रसाद जी को यह बात बताना चाहती हैं कि आज बहू ने मुझे बहुत सारा खाना दिया, परंतु राम प्रसाद जी सो जाते हैं। सरिता देवी जी सुबह मैं बता दूंगी, यह सोचकर वह भी सो जाती हैं। सुबह उठते ही वह देखती हैं कि राम प्रसाद जी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। तब वह देखती हैं कि राम प्रसाद जी जमीन पर पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। तब वह अपने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर राम प्रसाद जी को अस्पताल में भर्ती करते हैं। सौरभ राम प्रसाद जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति का ब्लड ग्रुप यहाँ मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपको खून का इंतजाम करना पड़ेगा। तब सरिता देवी दर बदर की ठोकरें खाती हुई अपने बेटे के ऑफिस पहुंच जाती हैं, तो रोती बिलखती बाहर धूप में अपने बेटे के इंतजार में बैठी रहती हैं। तब ऑफिस के बाहर खड़ा चपड़ासी, जो कि रामू काका का बेटा था, उसे नहीं मालूम था कि यह उसके बॉस सौरभ की माँ है और उनके पिताजी की मालकिन है। उसे बूढ़ी माँ को रोती देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह उनके पास जाकर पूछता है कि माँ जी, क्या बात है, आपको किसी से मिलना है? सरिता देवी कपकपाती आवाज में चपरासी से कहती है कि इस कंपनी का मालिक मेरा बेटा सौरभ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चपरासी उनकी दशा देखकर थोड़ा अचंभित भी होता है, परंतु वह उन्हें इंतजार करने को कहता है और उन्हें सौरभ के ऑफिस के सामने ही बिठा देता है कि जब मीटिंग पूरी हो जाए तो आप साहब से मिल लेना। सरिता देवी ने उसे आंखों ही आंखों में आशीर्वाद दिया और फिर अपने बेटे को ऑफिस के बाहर निकलते देखकर वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाकर खूब रोने लगी कि बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें खून की जरूरत है, तुम कृपा करके उन्हें खून दे दो। सौरभ खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। तब एकदम से सौरभ अपनी माँ को पीछे धक्का देते हुए गिरा देता है और कहता है, कौन है यह भिखारी? वह चपरासी को आवाज देता है और कहता है कि तुमने इस औरत की दशा भी देखी है? तुम्हें क्या लगता है ये मेरी माँ हो सकती है? क्या तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है? यह कोई पागल बुढ़िया है, इसे यहाँ से कुछ पैसे देकर रफा दफा करो। बेटा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब चपरासी कहता है कि साहब, यह आपके इंतजार में बहुत देर से रोए जा रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह मेरा ऑफिस है, यहाँ मैंने भिखारियों को खैरात बांटने के लिए तुम्हें दरवाजे पर नहीं रख रखा है। निकाल फेंको इस भेड़िया को यहाँ से। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सरिता देवी अपने बेटे को एकटक देखने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगी। वह बोली, बेटा, तुम्हारे पिता अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। इतना कहते ही सौरभ अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए एक कोने में ले जाकर कहता है, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रखा है? घर पर तो आप लोग मुझे चैन सुकून से रहने नहीं देते और यहाँ भी आ गई। मैं उस बुढ़े को अपने खून का एक कतरा भी नहीं देने वाला। उसकी वजह से पिछली बार मेरे कितने पैसे लग गए थे। फिर कुछ पैसे सरिता देवी जी के मुंह पर मार कर जाकर अपने ऑफिस में बैठ गया। सरिता जी वहीं रोती बिलखती रही। तब चपरासी ने पूछा, माँ जी, क्या यह आपका ही बेटे हैं? सरिता देवी ने हाँ में सर हिला दिया। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर सरिता देवी ने अपने बेटे द्वारा किए गए सारे दुष्कर्म बताए। सारी बातें सुनकर चपरासी की तो जैसे रूह कांप गई। वह तुरंत ही सरिता देवी को अपने साथ लेकर ऑफिस के अंदर गया और एक तमाचा खींचकर सौरभ के गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हुए? ऑफिस में बैठे सभी लोग सौरभ को देख रहे थे। सौरभ अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अरे, तो रहना कौन चाहता है तुम जैसे पापी और राक्षस आदमी के ऑफिस में? मैं खुद ही निकल जाता हूँ। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपका साथ दूंगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। कहकर चपरासी सरिता देवी के साथ अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर डॉक्टर ने जब चपरासी के खून की जांच की तो राम प्रसाद जी के खून से चपरासी का खून मैच हो गया और फिर चपरासी ने राम प्रसाद जी को खून दे दिया। वह सरिता देवी के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सरिता देवी जी आंखों में आंसू लिए बस रोती ही जा रही थी और सोच रही थी कि एक मेरा बेटा है जो अपना खून होते हुए भी अपना ना हो सका, परंतु एक अनजान होते हुए भी इस इंसान ने मेरे पति की जान बचाई। वह जाकर चपरासी के पैरों में गिर गई। तब वह बोला कि माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, आप क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही हैं? आप उठिए और रोइए मत, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पता नहीं आपने कब से खाना नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कहकर चपरासी वहां से चला जाता है। वह कुछ खाने को लाता है तो सरिता देवी जी उससे पूछती हैं कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके बेटे हो? तब वह बताता है कि मेरा नाम कार्तिक है, मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मण प्रसाद है और उन्हें प्यार से लोग रामू कहकर बुलाते हैं और वह आपके ही घर में नौकरी करते हैं। अच्छा, तो तुम रामू के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। जैसे ही सरिता देवी पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो डॉक्टर आता है और कहता है कि खून का बंदोबस्त देरी से होने के कारण सरिता देवी जी, हमने बहुत कोशिश की, परंतु हम आपके पति राम प्रसाद जी को बचा नहीं पाए। इतना सुनते ही वह बेसुध सी फर्श पर बैठ गई और कहती रही कि अच्छा हुआ आप मुझसे पहले ही चले गए, वरना अगर मैं पहले जाती तो मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा को कभी शांति न मिलती। तभी उनकी बेटी महक का फोन आ गया। महक बोली कि माँ, आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? रात मैंने उनसे बात की थी तो वह कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे कि बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। बेटा, तेरे पिताजी को अब शांति मिल गई है, वह अब भगवान के घर सुकून से रहेंगे। और फिर वह रोते रोते जमीन पर बेहोश हो गए। राम प्रसाद जी की मौत की खबर सुनते ही बहू निधि भी अस्पताल में पहुंच गई। सारे क्रियाकर्म करने के बाद मेरा बेटा कार्तिक भी घर को वापस आ गया। सारी बातों का बयान देकर रामू काका जोर जोर से रोने लगे। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। महक अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों पापियों को यहाँ से। इन्होंने मेरे बाबूजी को भूख से जान से मार दिया और यह दलिया इस बात का सबूत है। इसे खिलाकर यह लोग मेरी माँ को भी जान से मारने वाले थे। सरिता देवी जी ने अपने नौकर के बेटे कार्तिक, जिसने अपने खून का कतरा कतरा देकर राम प्रसाद जी की जान बचाने की कोशिश की थी, उसको अपनी आधी जायदाद दी और आधी बची जायदाद अपनी बेटी महक को देकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश अपनी बेटी के साथ चली गई। तो दोस्तों, आज भी बेटियों को पराया मान लिया जाता है। जब राम प्रसाद जी ने अपने बेटे सौरभ को पूरी जायदाद का वारिस बना दिया था, इसी ग्लानि में उन्होंने अपनी बेटी महक को अपने बेटे द्वारा हो रहे दुष्कर्म के बारे में कुछ नहीं बताया। परंतु बेटियां होती ही ऐसी हैं, अगर माँ बाप उनको जायदाद दे या ना दे, फिर भी बेटियां अपने माता पिता का साथ देती हैं। वह उन्हें कभी दुखी परेशानी में नहीं देख सकती। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर बेटा ही ऐसा होता है,
परंतु इस युग में ऐसे बहुत बेटे जन्म ले चुके हैं जो अपने माता पिता की जमीन जायदाद के लिए तो आगे रहते हैं, परंतु बुढ़ापे में उनकी सेवा करने से पीछे हट जाते हैं, जो अपने माता पिता को इतनी बुरी व्यवस्था में रखते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।